नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपको किसी परीक्षा को निकालना है, किसी परीक्षा को क्लियर करना है, तो सबसे पहले उस परीक्षा की मांग को समझना पड़ता है। और किसी परीक्षा की मांग को अगर आप समझना चाहते हैं, तो सब आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक पीवाईक्यू और दूसरा सिलेबस, पाठ्यक्रम। अगर किसी परीक्षा की मांग को समझना है, तो आपके टेबल पर 2 चीज़ होनी चाहिए, पीवाईक्यू और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। अगर ये 2 चीज़ों का अध्ययन आपने कर लिया, तो आप समझ जाएँगे कि इस परीक्षा की मांग क्या है। और ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वह एग्ज़ाम की मांग को समझते ही नहीं कि इस परीक्षा में हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या ज़रूरी है। वो सभी चीज़ पढ़ते जाते हैं और अपने समय को बर्बाद करते हैं, इसीलिए कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते। अगर आप परीक्षा की मांग को समझ जाते हैं, तो आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने इस चैनल पर एक पीवाईक्यू की एक सीरीज ला रहे हैं, जो रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। यह सीरीज है 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज, यानी हम 50 दिनों तक 50 दिनों तक 50-50 क्वेश्चन सेट का यहाँ पर पीवाईक्यू देखेंगे। जो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं, उनको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसका इससे आप यह तो समझ जाएँगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। साथ में ग्रुप डी है ये, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक ही कुछ टॉपिक होते हैं जहाँ से बार-बार क्वेश्चन बनते हैं। कई शिफ्टों में पेपर होता है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है, कई शिफ्टों में होता है, इसलिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ से हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जानेंगे जो रिपीट भी होंगे, और हम एक क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चन भी देख लेंगे। जैसे एक कोई क्वेश्चन में 3-4 फैक्ट हम जान जाएँगे, और वह हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। तो सीरीज़ है 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज़, यानी लगभग जो आप 25 2,500 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। उसके बाद भी और भी सीरीज़ आएगी, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होगी, लेकिन शर्त है कि आप लोगों को अपना प्यार बनाए रखना होगा, हमारा हौसला बढ़ाना होगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हम मोटिवेट हों और मेहनत से काम कर सकें और ज़्यादा कंटेंट आपके लिए ला सकें। ये रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए डेडिकेटेड है, जो पिछली बार यानी 2022 में 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक 50 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। उसमें जो क्वेश्चन आए हैं, हम उसको ही देख रहे हैं। इस देखने की वजह हम लोग ने जान लिया है, यहाँ से हमारी समझ बनेगी, हमें किस टॉपिक को बार-बार देखना है, किसको छोड़ना है, और हमारी प्रैक्टिस भी होगी। सबसे सही रास्ता यही होता है, हम सबसे पहले पीवाईक्यू देखें और पाठ्यक्रम देखें। और ज़्यादातर लोग इस चीज़ों को छोड़ देते हैं, ना पीवाईक्यू देखते हैं, ना पाठ्यक्रम देखते, बस अंधाधुंध पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि किसी काम की नहीं है। दोस्तों, बहुत मेहनत से इस सीरीज को बनाया गया है, और आप लोग इसको देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। और रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत। मैं अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम पास किया है, तो सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएँगे, ये वादा रहा। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम मोटिवेट हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और कंटेंट आपको दे सकें। तो हम आज 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो पॉलिटी के विगत वर्षों के विगत वर्षों के प्रश्न हैं। यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारे फैक्ट सीखेंगे, अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे, और जान पाएंगे कि पॉलिटी में हमें किन टॉपिकों को पढ़ना है।
दोस्तों पॉलिटी पर हम लोग एक रिकैप प्रोग्राम भी चला रहे हैं जिसमें अभी तक 15-16 वीडियो आ चुकी है जो पॉलिटी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों पर बनी है। उसकी भी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, वहां से जाकर उन वीडियो को भी जरूर देखें। चलिए अब शुरू करते हैं। आज इंट्रोडक्शन था इसलिए इतना बता दिए, कल से अपना फटाफट क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे और आप लोगों को भी साथ में क्वेश्चन करते चलना है और देखना है कि हम कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन बना है और पूछा गया है कि किस राज्य में लागू की गई थी। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। आप पॉज करिए, आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ABCD लिख सकते हैं या उस स्टेट का नाम लिख सकते हैं या अपने किसी रफ से इन सब को आंसर को हल करते जाइए और लास्ट में देखिए कौन सा सही हुआ। जैसे 1 2 3 4 5 6 50 तक लिख लीजिए, उसमें जब क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आंसर का ए या बी या सी जो भी लिखना है वो लिख कर बाद में जब आंसर देखेंगे हम तो उसको सही या गलत करते बढ़िए। इससे आपको पता चलेगा आपने 50 में कितना सही किया और यह रियली में ग्रुप डी में पूछा गया है, तो आपको तैयारी का भी अंदाजा हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बहुत चीजें जानने को भी मिलेंगी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को, जब जवाहरलाल नेहरू जी ही थे तभी लागू की गई थी। 2 अक्टूबर 1959, नागौर जिला, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 का भाग है, भाग 9 में है या इससे संबंधित अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक। यहाँ ये अपनी बेसिक जानकारी और यहाँ पे ये 4 समितियाँ जो इसके लिए गठित हुई थी, इन्हीं की सिफारिशों पे बाद में हमारा संविधान संशोधन होता है और पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है। इन 4 समितियों को बहुत ध्यान से याद रखना है। पहली है बलवंत राय मेहता समिति 1956, दूसरी है अशोक मेहता समिति 1977 यानी 20 साल बाद, और तीसरी है GVK समिति 1985 और चौथी है LM सिंघवी समिति 1986। 1957 में बलवंत राय मेहता, 1977 में अशोक मेहता, मेहता समितियां दोनों ऊपर हैं। उसके बाद GVK 1985 और LV सिंघवी समिति 1986। इतना जोर इस पे क्यों दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। बाकी हमारा ये आपका सही हुआ या गलत हुआ काउंट करते जाइए और लास्ट में बताइएगा कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। आपकी अपनी तैयारी का अंदाजा इससे लग जाएगा कि हम कितने पानी में हैं और ये ग्रुप डी में बने क्वेश्चन और पिछली बार ही बने, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा उसमें नहीं आता है। जैसे ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, बी अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, सी अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल और डी अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। कौन उन 3 में शामिल नहीं है वह बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उससे बना है। आप लोग अपना ट्रिक मार लीजिए, उसके बाद आंसर देखते हैं। सी है अनुच्छेद 358 में कहीं भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं है। यह गलत है, यानी गलत ही पूछा था, ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका सही हुआ या गलत वो ट्रिक करते जाइए, कितना गलत हुआ वो काउंट करिएगा, कितना सही हुआ वो काउंट करिएगा। अच्छा 358 जो अनुच्छेद है ना, इसमें आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन है उससे संबंधित है।
अच्छा, ये स्वतः ही राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। ठीक है, उससे संबंधित 358 उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ये सही होता है। आपातकालीन प्रावधान का भाग 18 है। आपातकाल का जो प्रावधान है ये कभी-कभी भाग ही पूछ लेता है। भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 तक है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। इसकी स्वीकृति संसद के दोनों सदनों से ली जाती है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल है तो जो 352 के अनुसार लगता है, इसमें 1 माह के अंदर संसद से मंजूरी लेनी होती है। लेकिन जो 356 और 360 वाले हैं, इन दोनों में 2 माह के अंदर में संसद से मंजूरी लेनी होती है। कितनी बार और जो राष्ट्रीय आपातकाल है या मंत्रिपरिषद जब लिखित में देता है तभी लगाया जा सकता है। ये बाद में संशोधन हुआ था जब 75 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दी थी इंदिरा गांधी जी ने, तब इसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो संशोधन किया गया कि लिखित देना पड़ेगा मंत्रिपरिषद को, तब जाके आप लगाओगे। राष्ट्रपति को देंगे लिखित में, तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। अच्छा, ये मंजूरी वाला याद रखिएगा 1 माह, बाकी उन दोनों में 2-2 माह। कितनी बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, यह भी बन जाता है क्वेश्चन। तो 3 बार 1962, 1971 और 1975। 1962 में जो चीन से युद्ध हुआ था और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और 1975 में इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, इमरजेंसी लगवाई। राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग चुका है, इसकी कोई गिनती नहीं है और वित्तीय आपातकाल कई बार पूछता है, या अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। तो ऑप्शन बनते हैं कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है, तो 1 बार, 2 बार, एक भी बार नहीं, तो ये एक भी बार नहीं लगा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल से इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, इतनी चीजें याद रखिएगा, इससे बना क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तीसरा है अनुच्छेद 279A, इसमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, बी यूपीएससी, सी वस्तु एवं सेवा कर परिषद और डी निर्वाचन आयोग। अपना उत्तर फटाफट दीजिए और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी वस्तु एवं सेवा कर परिषद। जो हमारा 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, इसके तहत ही वस्तु एवं सेवा कर को हमारा एक संवैधानिक भाग बना दिया गया था, जिसके तहत एक वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन होता है, जिसका उल्लेख जिसके लिए एक अनुच्छेद नया जोड़ा गया था 279A। इसमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद की संरचना, कार्य, सब कुछ का वर्णन दिया गया है और यह एक संवैधानिक संस्था इस तरह से बन जाती है। वित्त आयोग की बात ये बहुत एग्जाम में पूछा, अनुच्छेद 280 में है। निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है और यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है वो 315 में है। तो ये भी अनुच्छेद याद रखिएगा। इसी तरह से अब एक क्वेश्चन में आपको 5-6 फैक्ट मिल रहे हैं, तो इससे आपका तैयारी और अच्छी हो रही है और आप तय भी कर पा रहे हो कि मैं सही कर पा रहा हूँ कि गलत। चौथा है भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है, जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है। 51A बहुत आसान क्वेश्चन बना था मौलिक कर्तव्य से और उसका भाग पूछा था। अब आपको उत्तर देना है। ए भाग 9A, बी भाग 7, सी भाग 4A, डी भाग 5। बताइए फटाफट। इसका उत्तर होगा भाग 4A।
बहुत ही आसान है और मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बहुत छोटा-सा टॉपिक है, इस पे रिकैप भी आ चुका है। बहुत सारे अभी तक जितने भी आप क्वेश्चन देखे हैं, सबका रिकैप करवाया गया है और उसकी अलग से एक सीरीज़ बनी है। चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। अच्छा, इसमें भाग 4 ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। एक नाम याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इस भाग में है। इस समिति की सिफारिश पे स्वर्ण सिंह समिति कौन से संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। अब भाग ये तो अपना हो गया। अब एडिशनल जानकारी में देख लीजिए भाग 7 पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य से संबंधित है। पहली अनुसूची में कुछ भाग बी में राज्य डाले गए थे, लेकिन अभी उनको निरस्त कर दिया गया है। इसका कोई मतलब नहीं है भाग 7 का। अच्छा, भाग 9 ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। इससे संबंधित अनुच्छेद है 243 पी से 243 जेड जी तक और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। भाग 5 संघ से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। एडिशनल जानकारी है, आपका सही हुआ कि गलत हुआ, और इन चीजों को याद रखिएगा, बहुत ही काम आने वाली है। 5वां है, सभी पंचायत संस्थानों में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। जो पंचायती राज संस्थान बने हैं और इसमें महिलाओं के लिए कितना भाग आरक्षित होता है, कितना पदों को, जो कुल पद होते हैं उसका कितना भाग आरक्षित किया जाता है, महिलाओं के लिए करना अनिवार्य है पंचायती राज संस्थाओं में, यह बताना है। ए में है 1/5, बी में 1/4, सी में 1/3 और डी में 1/2। आपको आंसर देना है, अपना ट्रिक करते जाइएगा। इसमें सी है 1/3। 1/3 भाग जितने भी कुल पद होंगे, मान लीजिए 30 पद हैं तो उसका 1/3 यानी कि 10 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान की 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायतों नगर पालिकाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और के लिए आरक्षण सुनिश्चित भी किया गया है। इनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है और महिलाओं के लिए कुल सीट का 1/3 आरक्षित किया गया है। कोई राज्य कानून बनाकर इसको 1/2 कर सकता है और मध्य प्रदेश ऐसा किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कानून बनाकर अपने यहाँ पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के 1/2 सीटों को आरक्षित कर दिया है। प्रश्न 6, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारत के संविधान के गैप के अनुसार की गई है। यानी पंचायती राज संस्थान से ही क्वेश्चन बना है और पूछ रहा है किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को जोड़ा गया है। तो इसमें ए है 42वां संविधान संशोधन, बी है 57वां संविधान संशोधन और सी है 73वां संविधान संशोधन और डी है 86वां संविधान संशोधन। कितनी बार पंचायती राज संस्थान से क्वेश्चन बने हैं और यह कैसे पता चल रहा है आपको कि यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, वह PYQ देखने पर ही पता चल रहा है। तो हम अब पंचायती राज संस्थानों से संबंधित कोई भी जानकारी हो आपके लिए उपयोगी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कितना एक ही एग्जाम में एक ही बार 2022 में कितना रिपीट करके क्वेश्चन बने अनेक शिफ्टों में, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखना है। 73वां संविधान संशोधन, इस पे हम
बहुत चर्चा कर चुके हैं। यह 1992 में हुआ था। यह भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 पंचायतों से और अनुच्छेद 243 से 243 वो तक। 73वां संविधान संशोधन याद रखना है। संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया और ग्राम पंचायत को औपचारिक रूप दिया गया 24 अप्रैल। ये लागू हो गया था जो 73वां संविधान संशोधन, और इसी दिन हम पंचायत दिवस के रूप में। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको लघु संविधान भी कहते हैं क्योंकि इससे कई चीजें हमारे संविधान में जोड़ी हटाई गई, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। इसी के तहत प्रस्तावना में बदलाव हुआ था। 51A जो भाग 4A का जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ऐसे बहुत सारे बदलाव हुए थे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अभी हम इस पे बात करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अच्छा, 97वें संविधान संशोधन 1987 जो है पूर्वोत्तर राज्यों यानी नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी लोगों के लिए संसद के निम्न सदन और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण करता है। यानी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके आदिवासियों के लिए सदन में जो हमारी संसद है उसमें आरक्षण की बात करता है। वो 57वां संविधान संशोधन 1987 था। 86वां संविधान संशोधन, इस पे ना जाने कितने क्वेश्चन इसी ग्रुप डी में 2022 में ही पूछे गए थे। 86वां संविधान संशोधन 2002 ये प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है और यह हर किसी का 6 से 14 वर्ष के बच्चे का मौलिक अधिकार है। इसको सरकार ना तो छीन सकती है और बल्कि सरकार को इसकी व्यवस्था करनी होगी। और इसके तहत ही 86वां जो संविधान संशोधन था, इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, क्योंकि जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो वह कुल 10 थे। मूल रूप से जब जोड़े गए 10 थे और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां जोड़ा गया। तो हमारा 86वां संविधान संशोधन से एक मौलिक अधिकार जोड़ा गया, एक मौलिक अधिकार जोड़ा गया जो था 21A, और एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो था 11वां। इसमें भी यही कहा गया है कि अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के हैं उनको शिक्षा की पहुंच से वंचित न करें। और इधर सरकार पे जिम्मेदारी दी गई कि वह उनका मौलिक कर्तव्य है, इसलिए उसकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये 86वां बहुत इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस विशेषताओं के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? इसमें 1 मौलिक अधिकार, 2 शक्तियों का पृथक्करण, 3 धर्मनिरपेक्षता, 4 संसद का सरकार का संसदीय स्वरूप। अब भाई हम लोग प्रत्यक्ष रूप से अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो इसमें मौलिक अधिकार का क्या लेना देना? ये मौलिक अधिकार की बात एकदम नहीं है। शक्तियों का पृथक्करण से इससे क्या लेना देना? धर्मनिरपेक्षता से इससे क्या लेना देना? हाँ, इसका आंसर होगा 4 सरकार का संसदीय स्वरूप, क्योंकि जब सरकार का संसदीय स्वरूप होता है तो उसमें ही हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि सरकार का स्थापना करते हैं। अनुच्छेद 79 से 122 तक यानी भाग 5 में संसद केंद्र सरकार के विधायी अंग जो 3 हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब का वर्णन किया गया है। इसमें से
विधायिका और कार्यपालिका का ही वर्णन इधर है। फिर न्यायपालिका का तो 124 से शुरू होता है। ठीक है। और भाग 3 जो अनुच्छेद 12-35 तक है, 12 से लेकर 35 तक, यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। ज्यादा क्वेश्चन जब हम ऐसे कर लेते हैं तो बहुत चीजें बार बार रिपीट हो जाती हैं और वो दिमाग में बस जाती है। जैसे भाग 3 कई बार आएगा तो 12 से 35 तक मौलिक है, कभी गलत ही नहीं हो सकता। आप जितना ही प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए और फटाफट देख डालिए सब। शक्तियों का पृथक्करण, सरकार की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों का विभाजन। जो शक्तियों का पृथक्करण है वो विधायी और कार्यकारी तथा न्यायिक जो तीनों अंग है उनके बीच शक्तियों के पृथक्करण की बात होती है। उससे हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 फिर आ गया। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था, तो इससे भी हमारा ये कोई मतलब नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता की वजह से हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप है, इसलिए हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 फिर आ गया। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के साथ और 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और अखंडता। धर्मनिरपेक्षता के साथ ये 2 शब्द भी जोड़े गए थे। भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य राज्य घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्सव हम 3 ही मनाते हैं, तो उसमें कौन सा इसमें सही होगा? आसानी से सही कर सकते हो इसको। और संविधान गणतंत्र राज्य घोषित, और गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं 26 जनवरी को, इसलिए 3 सही होगा इसमें, तीसरा वाला 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 1950 को संविधान लागू हो गया और हम एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की संवैधानिक स्थिति प्राप्त कर लिए। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत को संविधान अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो 3 राष्ट्रीय उत्सव की बात की गई थी, राष्ट्रीय उत्सव, उसमें एक तो अपना ये 26 जनवरी हो गया, एक हो जाता है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, और एक हो जाता है 2 अक्टूबर गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म उत्सव को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। 9वां है, जून 2022 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? अच्छा, 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाक से उत्तर दीजिए। हम आंसर पर चलते हैं। 22 रट डालिएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ये पूरा जो स्लाइड है इसको अच्छे से देख लिए, क्योंकि इसमें पूछ देता है ये भाषा शामिल है कि नहीं, इसलिए हमको इन 22 भाषाओं का नाम भी पता होना चाहिए। मोटा मोटी 2-3 बार देखेंगे तो रहेगा ध्यान में कि अच्छा ये है कि नहीं। जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये सब भाषाएं हैं जो 22 भाषाएं जोड़ी गई हमारे 8वीं अनुसूची में। मूल में 14 भाषाएं थी। प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद कुछ भाषाओं को जोड़ा गया था। 14 थी तो 6 2 8 भाषाओं के बाद में जोड़ा गया, तो उसमें सिंधी 1967, कोंकण, मणिपुरी और नेपाली 1992 में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 2004 में। ठीक है, ये सब बाद में जोड़े गए, ये सब नाम याद रखना है।
10वां है 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। इतना बड़ा लैंग्वेज में बनाया क्वेश्चन, पूछा गया क्वेश्चन सब है, बहुत ध्यान से देखना है और बताना है। जब हम अपना सर्वोच्च न्यायालय बनाए थे 1950 में, तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने और न्यायाधीश की संख्या थी, जो बाद में बढ़ाने घटाने की जिम्मेदारी संसद पे छोड़ी गई थी। तो वह संख्या कितनी थी वो बताना है। ए 16, बी 11, सी 8 और डी 7। बताइए। तो डी है 7। मूल संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत मुख्य न्यायाधीश और 7 उप न्यायाधीश यानी अन्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट की परिकल्पना की गई थी उसमें थे। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी जो अनुच्छेद हैं 124 से 147 तक भाग 5 में, तो 7 ए और एक मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में कितने मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने और न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 11वां, भारत के संविधान को कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्य और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है। देखिए लैंग्वेज देखिए, वही क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और पंचायती राज संस्थाओं से है, और वो जो पूछ रहा है कौन सा संशोधन उससे संबंधित है, तो हम लोग बहुत बार देख चुके। 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसी दिन 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। कितनी बार आया है। चलिए 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत आता है। तब इसमें देखिए, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। 2, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। 3, मौलिक कर्तव्य। 4, मौलिक अधिकार। 51 ए में क्या आता है, अभी पीछे भी एक क्वेश्चन बना था मौलिक कर्तव्य से, यह भी 3 होगा, मौलिक कर्तव्य। संबंधित अनुच्छेद एक ही है, 51 ए भाग 4 ए। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है, भाग 3 मौलिक अधिकार में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में है, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। और मौलिक अधिकार हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है। 13वां, जून 2022 तक इसमें से किस राज्य में पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा डीप बना था पंचायती राज से ही। तो 2-3 राज्य हैं जिसमें अपना पंचायती राज संस्थान लागू नहीं होता है, जो हम बनाए थे उसमें था 2 नागालैंड। ये किसी का बिरले ही किसी का सही हुआ होगा, लेकिन आप जान जाइए। पंचायती राज व्यवस्था 243 से 243 ओ तक अनुच्छेद 11वीं अनुसूची रट जाएगा। फिर इसमें नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में, और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र प्रदेशों में ये लागू है। यानी दिल्ली में नहीं लागू है, और यूटी में दिल्ली, और राज्यों में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अगर मौलिक अधिकार आप लोग पढ़े हैं, फटाक से इसको आंसर देंगे। 1, अनुच्छेद 12, 2, अनुच्छेद 22, 3, अनुच्छेद 21, 4, अनुच्छेद 31। चलिए, अनुच्छेद 21 नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही। मौलिक अधिकार
भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 12 में राज्य की परिभाषा है। 31 में संपत्ति का अधिकार जो अभी निरस्त कर दिया गया है। यह 7वां मौलिक अधिकार था और इसको जो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इसको संपत्ति अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसको भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार यानी एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था, इसको एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन बनते हैं। यह पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको मौलिक अधिकार हटाकर इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि भाग 12 अनुच्छेद 300A में रखा था। यानी अब यह अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार रह गया है। ठीक है। 15वां भारतीय राजभाषा अधिनियम इसमें से किस वर्ष में पारित किया गया था? भारतीय राजभाषा अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है। राजभाषा से क्वेश्चन बनते हैं। इसका एक रिकैप राजभाषा के नाम से बना दिया गया, चैनल के रिकैप प्रोग्राम में लगा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कब पारित किया गया था राजभाषा अधिनियम? तो उत्तर है सी, 1963। अनुच्छेद 343 राजभाषा संबंधित है और 343A में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, इसकी लिपि देवनागरी होगी। यह 343A में ही कहा गया है और 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था, जो 10 मई 1963 को लागू हुआ था। 16वां भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E पंचायत के किस विशेषता से संबंधित है? 243E ये थोड़ा डीप गया है, इसलिए जब रिकैप प्रोग्राम में हम पंचायतों को कवर किए हैं तो उसमें सभी अनुच्छेद भी लिख दिए हैं, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। तो 243E में क्या है वो बताना है। 1 पंचायतों का गठन, 2 पंचायतों की संरचना, 3 सीटों का आरक्षण या 4 पंचायत की अवधि। ठीक कर लिए होंगे। चौथा है पंचायत की अवधि। ये 243E में इसको रखा गया है, 243E में। और 243B में क्या है? पंचायतों की गठन की बात है। 243C में पंचायतों की संरचना है और 243D में सीटों का आरक्षण है। याद रखिएगा। 17 है भारत का पहला गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाया गया था? पहला गणतंत्र हम कब मनाए थे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखो ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है। तो एक है 1950, ये तो सबका सही हुआ होगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और इस दिन राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन जो लागू हुआ हमारा संविधान पूर्ण रूप से वो 1950 को हुआ, 26 जनवरी। इसी दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि वह राष्ट्रपति को सभी सूचनाएं दे। या किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद पहला है अनुच्छेद 69, दूसरा अनुच्छेद 78, तीसरा अनुच्छेद 62, चौथा अनुच्छेद 73। बताइए। तो इसमें दूसरा है अनुच्छेद 73 के तहत प्रधानमंत्री का यह दायित्व होता है कि वह सभी सूचनाएं राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाएंगे। ये भाग 5 में संघ दिया गया है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 62
पद की रिक्ति पर निर्वाचन का समय बताया गया है कि अगर पद की रिक्ति हो जाएगी तो कितने देर में फिर दूसरा राष्ट्रपति भर दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अनुच्छेद 78 है। प्रश्न 19, भारत के संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूचियां, यानी संविधान के में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। आसान है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ऐसा बना दिया है कि कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि 12 भाग 12, 25, 22, 10, 10, 12, 25, 12 गेस करना पड़ेगा आपको। 25 और 12 अनुसूचियां में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पे एक रिकैप प्रोग्राम अनुसूचियों पर ही बना है जिसमें हम ट्रिक के साथ सब याद किए हैं। अनुसूचियां तो 12 हैं ही, भाग जो हैं वो हमारे मूल संविधान में 22 थे। ये अनुसूचियां भी मूल संविधान में 8 थी, लेकिन अभी 12 हैं। ये 22 भाग थे, इसमें कुछ ए बी करके जोड़ दिया गया है, जैसे 4A ऐसे करके, तो अब 25-26 हो जाता है। लेकिन ये सही चीज नहीं थी, इसको क्लियर करके बताना चाहिए था। लेकिन ग्रुप डी है, ऐसे एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं, तो आप गेस से भी 12 के साथ 22 नहीं है तो 25 दिया है, तो इससे अंदाजा लगाकर आप इसको सही कर सकते हैं डी। मूल संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। आज 450 से ऊपर भी पहुंच गए हैं, अगर सभी को जोड़ा जाए तो। मूल रूप से तो उतना ही है। 20वां है, पंचायत के लिए भारतीय संविधान में कितने विषय हकदार और सूचीबद्ध है। फिर पंचायती राज से क्वेश्चन बना है, और जो 11वीं अनुसूची दी गई है उसमें कुछ विषय दिए गए हैं जो राज्य सरकार को अपने स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों को हस्तांतरित करने हैं। तो वही पूछ रहा है कि उस कितने विषय दिए गए हैं जिसको पंचायतों को दिया जाना है। तो ये 29, बी 33, सी 25, डी 19। बताइए, ये 29 है। और हम ये जान ही रहे हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 अनुसूची 11 पंचायतों से जुड़ी है, इसमें 29 विषय हैं। और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से यह अनुसूची 12 जोड़ी गई और इसमें 18 विषय हैं। अगला 21, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। देखो, मौलिक कर्तव्य से फिर क्वेश्चन बना है, किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, ये बताना है। ये संघ संविधान समिति, 2 स्वर्ण सिंह समिति, 3 संघ शक्ति समिति और 4 प्रांतीय संविधान समिति। अभी पीछे ही डिस्कस किए थे, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए किसी का। इसमें है 2, दूसरा स्वर्ण सिंह समिति। ये अभी पीछे ही डिस्कस किए थे, इसलिए सबका सही हुआ होगा। मौलिक कर्तव्य भाग 4A अनुच्छेद 51A 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति, इतना याद रखेंगे। इसमें एक चीज और याद रखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। बस इतना ही मौलिक कर्तव्य में है। 22वां संविधान के भाग डैश दिया है, में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित। देखिए, फिर रिपीट किया है, किस भाग में मौलिक अधिकार है ये पूछ रहा है। ए भाग 4, बी भाग 3, सी भाग 2, डी भाग 1। किसी का गलत नहीं होना चाहिए, तो भाग 3। साथ में हम देख लेते हैं भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11, भाग 4 में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51। 23वां, निम्न में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था का सिस्टम जो बना है उसमें से निम्न में से कौन इसका हिस्सा नहीं पंचायती राज का, वो बताना है। ए ग्राम पंचायत, बी ग्राम निगम,
सी जिला पंचायत और ये डी होगा डी पंचायत समिति। तुरंत बता सकते हैं। इसमें बी है ग्राम निगम जैसा कोई संस्था नहीं है पंचायती राज व्यवस्था में। देखिए इसमें 3 संस्थाओं का वर्णन है, तो 3 स्तर पे हैं, जो है पहली है ग्राम पंचायत, इसी के अंदर ग्राम सभा आती है ग्राम पंचायत, फिर दूसरे स्तर पर होती है पंचायत समिति और तीसरे पे होती है जिला परिषद। ये ग्राम निगम जैसी कोई संस्था नहीं। 24वां है भारतीय संविधान के किस में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। रट डालिएगा, बहुत जरूरी है, हर बार पूछता है। तो किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? उत्तर है डी अनुच्छेद 73 का 75 का 3। ये रट डालिएगा। अनुच्छेद 80 का 4 में क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया वगैरह बताया गया 80 4 में। अनुच्छेद 75(2) इसमें मंत्रियों की पदावधि बताई गई है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और अनुच्छेद 75(1) इसमें प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। लेकिन हमसे बोला था कि जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है वह किस अनुच्छेद में है? तो वह 75(3) में है। 25वां है भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई विशेषताएं हैं? ए है 6, बी में 13, सी 10, डी 7। यानी कितने देशों से हम लोग अपने संविधान में कुछ विशेषताएं जो लिए हैं वह लगभग कितने देशों से लिए हैं? ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए क्योंकि कोई ऐसा स्पष्ट संख्या नहीं कहीं लिखी गई है कि हम लोग इतने देशों से लिए हैं। लेकिन कुल विशेषताओं को मोटा मोटी जो जोड़ेंगे तो लगभग 10 देशों से लिया गया है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछना ये ग्रुप डी में ही पूछ लेता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। हम लोग लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किए थे, उसके बाद हम कुछ विशेषताएं कहीं से कुछ विशेषताएं कहीं से लिए हैं, लेकिन लगभग 10 देशों से हम मूल रूप से कुछ कुछ विशेषताएं लिए हैं, उसलिए क्वेश्चन बन गया। ऐसा क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए। 26 है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इसमें से कौन सी विशेषताएं सही हैं? संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? थोड़ा डीप है, लेकिन आप थोड़ा भी पॉलिटी जानते होंगे तो बता लेंगे। ए द्वैध शासन, बी संसद के निम्न सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, सी संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, और डी दोहरी नागरिकता। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता के संबंध में बताना है। अब तक पकड़ लिए होंगे, आंसर होगा ए द्वैध शासन। ऑप्शन देखिए, संसद बी वाला देखिए, संसद के निम्न सदन में सभी राज्य का समान प्रतिनिधित्व। क्या निम्न सदन में सभी लोगों का समान प्रतिनिधित्व है? नहीं। संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। दोहरी नागरिकता भी भारत में नहीं है, तो बच्चा क्या? द्वैध शासन। देखिए संघीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं, रट डालिए। और भी चीजें पूछता है, जैसे जहाँ संघीय व्यवस्था होगी वहाँ संविधान की सर्वोच्चता होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 तरह की सरकारें हैं और संविधान अगर सर्वोच्च नहीं होगा तो दोनों आपस में टकराएंगी। तो संविधान सर्वोच्च होता है, उसमें जो बात लिखी गई है उसको मानना पड़ता है, इसलिए यह विशेषता रहती है। लिखित संविधान होगा क्योंकि 2 तरह की सरकारें एक ही देश में काम कर रही हैं, तो आपस में टकराव होगा, तो स्पष्ट रूप से चीजें निर्धारित होनी चाहिए कि किस पे कौन काम करेगा, इसलिए लिखित संविधान होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, क्योंकि दोनों में टकराव होते हैं, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए जो दोनों को सही गलत बता सके और किसी के पक्ष में न झुके। शक्तियों का विभाजन होना ही चाहिए, नहीं तो कोई क्या कानून बना रहा है तो वो दूसरे के अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा, इसलिए शक्तियों का विभाजन होता है।
द्विसदनी विधायिका होती है, तो उसमें राज्य का जो प्रतिनिधित्व होता है, जैसे हमारे यहाँ है राज्यसभा, तो उसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए द्विसदनी विधायिका बनती है। द्वैरी सरकार होती है क्योंकि एक केंद्र में, एक राज्य में। संविधान संशोधन की विशिष्ट प्रक्रिया होती है, जैसे भारत में है कि कुछ विषयों को संशोधित करने के लिए जो संघीय विषय हैं, उसमें आधे राज्यों की सहमति जरूरी होती है। ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया बनानी पड़ती है संघीय व्यवस्था वाली सरकारों में, देशों में। संघीय वित्त होगा, वित्त की भी व्यवस्थाएं बनी रहेंगी कि कौन सा किसके हक में होगा, कैसे बंटवारा होगा वित्त का, वो सब चीजें होती हैं। तो संघीय विशेषताएं ये सब हैं। तो हम आंसर तो जान गए थे, एडिशनल जानिए, ये क्वेश्चन बनते हैं। 27वां, निम्न में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होता है? बताइए। ए है सरकार का शासन, बी शक्ति का शासन, सी विधि का शासन, डी राज्य का शासन। यानी किसी की प्रतिष्ठा को ध्यान नहीं दिया जाता है, कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। इसमें से कौन सी विशेषता है? पकड़ लिए होंगे। आंसर है सी विधि का शासन। जब विधि का शासन होता है तो उसके सामने कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सब लोग समान रूप से, सबको समान रूप से देखा जाता है। उसे कहते हैं विधि का शासन। यह ब्रिटेन के संविधान से हम लिए हैं, और ब्रिटेन में भी डायसी जी ने इस पे बहुत काम किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी? राजभाषा बताई गई है और लिपि देवनागरी होगी। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा? देखिए, राजभाषा फिर क्वेश्चन बना है। राजभाषा पे अलग से हम लोग रिकैप प्रोग्राम में डिस्कस किए हैं, वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर दीजिए। ए अनुच्छेद 343 ए, बी अनुच्छेद 395, सी अनुच्छेद 51 ए, डी अनुच्छेद 80। तो इसमें है अनुच्छेद 343 ए। इसमें लिखा गया है राजभाषा हमारी हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन जो संख्याएं हैं वह विदेशी होंगी। जैसे ये 395 हम कैसे लिखे हैं? ऐसे। यह विश्व स्तरीय संख्याएं हैं, इसी हिसाब से सब जगह लिखा जाता है। तो इन संख्याओं को लेकर पहले की तरह नहीं हम लोग ऐसा लिखते हैं। 395 ये हमारा नहीं होगा। संख्याओं के मामले में संख्याएं विदेशी रूप से लिखी जाएंगी, लेकिन हमारी राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अच्छा, ये भाग 17 में है। यहाँ देखिए भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 395 दिया था ऑप्शन में, ये निरसन से संबंधित है ब्रिटिश कानूनों का। जो ब्रिटिश कानून थे वो सब समाप्त करने की बात करता है। अनुच्छेद 51 का हम लोग देखा है, मौलिक कर्तव्य। टोटल हैं 11। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां जोड़ा गया। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना बताता है। ये सब एडिशनल जानकारी है। 29वां, निम्न में से किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान में शामिल किया गया था? देखिए, अभी हम डिस्कस किए और क्वेश्चन बना है। ये कोई अपने मन से गढ़ा क्वेश्चन नहीं है। जो ग्रुप डी में पिछली बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। यहाँ से आप देखिए आपकी तैयारी कितनी है और कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही मददगार होगी। इससे को एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। इसका करिए 1 87वां, 2 86वां, 3 85वां, 4 83वां। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके अनुसार अनुच्छेद 21 ए जो मौलिक अधिकार से संबंधित है,
और मौलिक कर्तव्य में 11वां जो है इसी से जोड़ा गया। और क्या है ये 11वां में कि सभी अभिभावकों का दायित्व होगा कि वह अपने बच्चों के लिए जो 6 से 14 वर्ष के हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें, उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित ना करें। 30वां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 1 राष्ट्रपति, 2 राज्यपाल, 3 प्रधानमंत्री, 4 मुख्य न्यायाधीश। क्या मजाक है। चलिए, 1 राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 53 है यह बताता है कि संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक। और इसी तरह अनुच्छेद 154 यह कहता है राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख नहीं होता है। राज्य प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत 31वां देखिए, भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक, फिर वही क्वेश्चन, कौन होता है? 1 राष्ट्रपति, 2 राज्यपाल, 3 प्रधानमंत्री, 4 मुख्य न्यायाधीश। का आंसर है 1 राष्ट्रपति, यही सर्वोच्च कार्यपालक होता है। भारत के प्रथम नागरिक होते हैं ये, सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं। 32 भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए उत्तर दीजिए। 1 2012, 2 2002, 3 2004, 4 1 1998। अब तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। 2002 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 21 ए भी इसी समय जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 35वां प्रथम वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के आदेश दिनांक 22/11/1951 द्वारा की अध्यक्षता में किया गया था। यानी किसकी अध्यक्षता में पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था? प्रथम वित्त आयोग का गठन। चलिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। 1 YV रेड्डी, 2 केसी नियोगी, 3 विजय केलकर, 4 सी रंगराजन। दूसरा सही होगा केसी नियोगी। केसी नियोगी जो थे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वनडे एग्जाम में। अच्छा, 16वां जो वित्त आयोग अपना गठित हुआ है 2023 में इसका गठन किया गया है। अरविंद पनगड़िया साहब इसके अध्यक्ष हैं। पूछेगा 100% पूछेगा, याद रखिएगा। अच्छा, इसके पहले जो 15वां था वो 2017 में गठित हुआ था। 2021 और 26 के लिए 5 वर्षों के लिए इनका गठन होता है। उसके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। किस एग्जाम में कोई ऐसा एग्जाम वनडे नहीं होगा जिसमें ये पूछा नहीं हो 15वें वित्त आयोग के बारे में, इसलिए अब 16वां याद रखिएगा। 2023 में गठित हुआ है अरविंद पनगड़िया अध्यक्ष। 34 2 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में प्रशासन के कितने स्तर होते हैं? कितनी बार रिपीट किया है? A 3, B 1, C 6, D 5। कितने स्तर होते हैं अगर 2 मिलियन से अधिक जनसंख्या है? ये होता है 3। जहाँ भी 2 मिलियन यानी 20 लाख से अधिक आबादी है वहाँ पर कम से कम इससे तो 20 लाख से कम है तो 2 स्तर बनेंगे पंचायती राज व्यवस्था के। और अगर 20 लाख से अधिक है तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। इसमें ब्लॉक स्तर वाली व्यवस्था जुड़ जाती है। 35 भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता यूएसए के संविधान से लिया गया? यानी अमेरिका के संविधान से कौन सी चीज ली गई है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज संविधान यूएसए से लिया गया है, आपको पता होना चाहिए। संविधान की जो हम विशेषताएं जो अन्य देशों से लिए हैं उस पे भी एक रिकैप प्रोग्राम में वीडियो बनी है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो ए वित्त द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बी मौलिक अधिकार, सी संसदीय सरकार, डी मौलिक कर्तव्य। कौन सी विशेषता हम लोगों ने अमेरिका से ली है? टिक करिए। बी मौलिक अधिकार, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है
जो हम लोगों ने अमेरिका से लिया वो है मौलिक अधिकार। और क्या क्या लिए हैं, जैसे न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, ये सब चीजें हम लोग वहीं से लिए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और संसदीय सरकार हम लोग ब्रिटेन से लिए, और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए, यानी यूएसएसआर, रूस से। इसमें जून 2022 तक भारत के ऐसे कितने पीएम चुने गए जो अपने अपने राज्यों में सीएम भी रहे हैं? ए 8, बी 10, सी 9, डी 6। कितने पीएम भैया ऐसे चुने गए जो अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? तो इसमें 6 थे 2022 तक, यानी जब ये एग्जाम हुआ था तब तक पूछा था, यानी उस समय करंट में यह चर्चा में रहा होगा कहीं भी, इसलिए क्वेश्चन बन गया है। इसलिए अभी जो वर्तमान में चीजें, या जो हमारी अभी 2-3 महीना पहले, 4 महीना पहले जो चीजें चर्चा में थी, उस पे भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। उस हिसाब से भी हम प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लेकर आएंगे, एक अलग सीरीज। लेकिन अगर आप लोग इस सीरीज को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे तभी। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, कुछ भी पूछ लोगे, कितने जैसे कितना डीप चीजें हैं, ये कोई पढ़ेगा कि भाई, लेकिन वो क्या है कि करंट में चर्चा में रहा होगा इसलिए पूछ लिया। 37वां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनावों के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की परिकल्पना की गई है? यानी इतना घुमा के लैंग्वेज का यूज किया है। पूछ रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350 बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 324। अब तक आप लोग ट्रिक लगा लिए होंगे। तो अनुच्छेद 324 में है, जो निर्वाचन आयोग है हमारा, भारतीय निर्वाचन आयोग, वह 324 में है। अच्छा, अनुच्छेद 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल अधिकारी जो नियुक्त किया जाता है, उसकी बात है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग यानी सीएजी की बात है। इस पे भी अलग से एक रिकैप प्रोग्राम लाया गया है, जो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अच्छा, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है, इस पे भी रिकैप प्रोग्राम है, जाकर देख लीजिएगा। 38वां डैश स्थान है, खाली स्थान, फिर लिखा है तमिलनाडु राज्य एवं पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का ये भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ये थोड़ा डीप है, उस समय करंट में रहा होगा, इसलिए करंट से भी डीप क्वेश्चन बनते हैं। करंट से रिलेट करके स्टैटिक से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसलिए आपको बताना है तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। वह कौन सी पार्टी है? ए बीजेडी, बी एआईएडीएमके, सी आईएनएलडी, या 4, या डी डीएमडीके। मुश्किल है आप बता पाए, देख लेते हैं। एआईएडीएमके अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कंडगम, ये पार्टी का नाम है। अच्छा, ये अम्मा की पार्टी है, यानी जयललिता जी जो थी, जिनको अम्मा नाम से जाना जाता था, उनका निधन अभी हो चुका है। लेकिन जब तक थी, यानी ये 1988 से लेकर 2016 तक इस पार्टी की अध्यक्ष थी, और खुद आगे थी वहाँ तमिलनाडु में, यही इनकी ही सरकार बनती थी। तो ये एआईएडीएमके पार्टी है, ठीक है, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है। इस पे क्वेश्चन बना है, देखिए। अच्छा, और जो पार्टियां दी गई थी, बीजेडी, जिसको बीजू जनता दल कहते हैं, 1997 में बनी थी, उड़ीसा की एक क्षेत्रीय पार्टी है, नवीन पटनायक जी इसके नेता हैं। आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोक दल, जो 1996 में बना था, चौधरी देवीलाल इसके संस्थापक थे। अभी इनके अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला जी हैं, हरियाणा की एक क्षेत्रीय पार्टी है। डीएमडीके द्रविड़ मुन्नेत्र द्रविड़ कंडगम
यानी द्रविड़ प्रगति संघ इसको कहते हैं। यह भी साउथ की ही पार्टी है। ये एम.के. स्टालिन इसके नेता हैं। ये 1949 में बनी हुई पार्टी है। ठीक है। अच्छा, ये जो डीएमडीके से ही निकल के बनी थी ये पार्टी अम्मा वाली, ये जो AIADMK है। 39वां, निम्न में से किस मामले पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को ही है? तो यानी संघ विषय का जो विषय होती है, संघ सूची में जो विषय है उस पे केवल केंद्रीय का विधायिका ही कानून बना सकती है। अब आपको इन चारों में देखना है कौन सा संघ विषय की संघ सूची का विषय है। ए व्यापार एवं वाणिज्य, बी कृषि, सी डाक एवं तार, डी कारखाना या कारागार या जेल। बताइए। इसमें है सी डाक एवं तार। यह संघ सूची का विषय है, इसलिए इसमें केंद्रीय विधायिका ही केवल कानून बना सकती है। व्यापार एवं वाणिज्य समवर्ती सूची का विषय है, यानी इस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। कृषि राज्य सूची का विषय है, इस पे राज्य ही केवल कानून बनाता है। और कारागार एवं जेल भी राज्य सूची का विषय है। यानी सूचियां भी आपको पता होनी चाहिए। 40वां, भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? कोई भी गलत नहीं करेगा, बहुत आसान है। त्रिदलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, एकदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली। इसका उत्तर है डी, बहुदलीय प्रणाली। यहाँ हजारों पार्टियां हैं। ठीक है, कोई भी कुछ मापदंडों को पूरा करके अपने पार्टी की स्थापना कर सकता है। 41वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता जनसंख्या इससे अधिक ना हो। अच्छा, तो अब ये फिर से आ गया पंचायतों से ही, और पूछा है कि जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था होती है वह अगर कितने लाख से कम अगर आबादी है तब नहीं गठित की जाएगी। तो ए 20 लाख, बी 25 लाख, सी 5 लाख, डी 10 लाख। अभी पीछे ही हम लोग डिस्कस किए हैं। यानी ए 20 लाख, यानी 2 मिलियन से अगर कम है आबादी तो वहाँ 2 स्तरीय सरकार होगी, और अगर अधिक है 2 मिलियन से तब वहाँ 3 स्तरीय व्यवस्था बनेगी पंचायत की। 42वां, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेश का प्रभारी निम्न में से कौन होता है? मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, इसका प्रभारी कौन होगा? ए प्रधानमंत्री, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी उपराज्यपाल। कितना आसान है, क्योंकि आप कॉमन सेंस से इसको हटा सही कर सकते हैं। एक तो केंद्र शासित की बात हो रही, एक तो मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति की बात हो रही है, तो प्रधानमंत्री को इतना कहाँ फुर्सत है? भारत के न्यायाधीश वहाँ कोर्ट में इतने मामले लंबित हैं, वो आएंगे केंद्र शासित प्रदेश का प्रभार संभालने। क्या बकवास है। राष्ट्रपति को यही काम रह गया है? नहीं, यहाँ जो उपराज्यपाल इसीलिए बनाया जाता है केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ खासकर विधायिका है, वह मुख्यमंत्री की उपस्थिति में प्रभारी होता है। जहाँ विधायक जहाँ विधानसभा नहीं है वहाँ तो उपराज्यपाल ही सब कुछ करता है। ठीक है, बाकी मुख्यमंत्री वहाँ होता ही नहीं तो उपराज्यपाल सब देखता है। 43वां, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकार के अध्याय में एक न्यू अनुच्छेद शामिल किया गया। वह कौन सा अनुच्छेद है? अभी तक हम लोग देख लिए, इसलिए किसी का गलत। ये देखो कितना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। बताइए। ए 19 से, बी 25 से, सी 21 से, डी 23 से। इसमें होगा सी 21 से। कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके। अभी इन 50 क्वेश्चनों में 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें 21 ए नाम का मौलिक अधिकार जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है और उसको मौलिक अधिकार बनाता है।
और इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया, जो अभिभावकों का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। 44वां है राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव वार्ड सदस्यों के द्वारा वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। कितने वर्ष की अवधि के लिए जो सरपंच का चुनाव होता है? ये 1, बी 2, सी 3, डी 5। सभी को पता होगा ज्यादातर चुनाव हमारे यहाँ 5 वर्ष के लिए होते हैं। कुछ पद पे कुछ ही पद हैं जहाँ 6 वर्ष होता है कार्यकाल, नहीं तो ज्यादातर कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो यहाँ वार्ड जो हमारा सरपंच है वह भी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। 45वां है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के अनुसार अनुच्छेद 21A में वर्ष की आयु के बीच सभी के लिए शिक्षा का अधिकार शामिल। फिर देखो कितना रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अलग अलग शिफ्टों में इतना रिपीट करके क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ ही टॉपिक से पूछे गए हैं, इसलिए हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों का रिकैप करवाए हैं। तो आप जाकर उस रिकैप प्रोग्राम की सभी वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। तो इसमें होगा, ये पूछ रहा है कि अनुच्छेद 21 में ये जो जोड़ा गया था, इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है? ए 6 से 18, बी 6 से 12, सी 5 से 10, डी 6 से 14। सब लोग उत्तर दे दिए होंगे, डी 6 से 14 वर्ष। अगला देखते हैं 46वां, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सी अनुसूची प्रत्येक राज्य की परिषद यानी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व वाली सीटों की संख्या का वर्णन करती है? कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का वर्णन करती है? तो अनुसूची के विषय पर भी हम लोग रिकैप प्रोग्राम में सभी अनुसूचियों को अच्छे से याद कर लिए थे, तो वहां से जाकर देख लीजिएगा और इसका उत्तर दीजिए। ए दूसरी अनुसूची, बी पहली अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, डी चौथी अनुसूची। अब तक उत्तर दे दिए होंगे, तो डी है चौथी अनुसूची। पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो सीटों की बात है, राज्यसभा इसमें सीटों का अलग अलग राज्य की अलग अलग सीटें हैं, तो उसका जो सूची है वो चौथी अनुसूची में। पहली में भारतीय राज्यों के नाम एवं यूटी के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते और तीसरी में शपथ का प्रारूप दिया गया है। 47वां, इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है? मौलिक अधिकार से फिर क्वेश्चन बना है और अनुच्छेद 16 में क्या है वो पूछ रहा है। 1 लोक नियोजन अवसर की समानता, 2 उपाधियों का अंत, 3 अस्पृश्यता का अंत, 4 विधि के समक्ष समता। बताइए। इसमें होगा 1 लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 यानी सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं होगा, बशर्ते वहाँ शर्त दी गई है कुछ मामलों में जो आरक्षण दिया जाता है उसको छोड़कर। अच्छा, उपाधियों का अंत जो अनुच्छेद 18 दिया है उसमें है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत और विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है। ये हमारे पहला मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार। इसी में 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद हैं और वह हम यहाँ देख लिए। 48वां, निम्न में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? संविधान सभा की मांग किसने सबसे पहले की थी या उसका प्रस्ताव रखा था? तो आप उत्तर दीजिए फटाक दे। ये सच्चिदानंद सिन्हा, बी के एम मुंशी, सी बी एन राव, डी एम एन राव। पूछा हुआ क्वेश्चन है और अभी तक आप लोगों ने टिक कर दिया होगा। इसका आंसर है डी एम एन राव। एम एन राव साहब ने जो पहली बार संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। बी एन राव जो हैं वो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे या संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन हमारे संविधान सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार यही थे। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें इनको चुना गया था क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे।
के.एम. मुंशी जी प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी नेता थे और ये एड हॉक फ्लैग कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष भी थे। 49वां निम्न में से किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है? सुरक्षा कर्मचारी वर्ग, आयुक्त, प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग, पार्षद। किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है? तो आप थोड़ा भी आइडिया होगा तो बता देंगे। डी पार्षद का निर्वाचन नगर निगम में होता है। 50वां और आज का पहले दिन का ये जो डे 1 है उसका लास्ट क्वेश्चन है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखानों में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? कितना बड़ी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन वो जो 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें कितने वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक कारखानों या किसी भी कारखानों में काम के लिए नहीं भेजा जा सकता वो बताना है। 16 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 21 वर्ष। अब तक बता दिए होंगे। तो बी है 14 वर्ष से कम बच्चे को आप कहीं भी काम में कारखानों में काम नहीं करवा सकते। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद 24 में दिया गया है और यह भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इन 50 क्वेश्चनों में कितना क्वेश्चन आपने सही किया। इन क्वेश्चनों जो पीवाईक्यू हम करा रहे हैं इसमें हमारी प्रैक्टिस हो रही है। दूसरा, हमको पता चल रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यानी हम परीक्षा की मांग को समझ रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस हो रही है और हम एक क्वेश्चन में 5-6 फैक्ट और देख रहे हैं। इससे हमारी तैयारी और मजबूत हो रही है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना बताएंगे कि इन 50 में उनका कितना सही हुआ। अन्य जो इस सीरीज में जो और भी वीडियो आएंगी डे 2 डे 3 के नाम से, उन सभी को देखिएगा और पहले से ही 50 तक लिख लीजिए। उसमें जैसे ही प्रश्न दिखता है उस पे लिख लीजिए आप कौन सा सही उसमें मान रहे हैं, ए बी सी डी उसके सामने लिखिए। फिर जब आंसर खुलता है तो उसको सही या गलत करिए कि आपने सही किया या गलत। इससे आप लास्ट में गिन पाएंगे आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना गलत किया, और इससे आपको अंदाजा लगेगा हमारी तैयारी कैसी है। रही बात पीडीएफ की, यह हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला में डाल दी जाती है। तो अभी अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक भी दिया गया है, तो वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। लास्ट में इतनी बड़ी पीडीएफ आप 5 मिनट 10 मिनट में पढ़ लेंगे, लेकिन इतनी बड़ी वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसलिए पीडीएफ को संभाल के रखिए और लास्ट में रिवाइज करके जाइएगा। कोई भी वीडियो इस सीरीज की मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह पीवाईक्यू पे बनी है और इससे हमें बहुत चीज़ें पता चलेंगी। देख रहे हैं कितनी बार एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यानी 2022 में ही जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ उसमें ही कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आगे जब अब एग्जाम होगा तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। इसलिए भी यह इस सीरीज की जो 50 वीडियो आएगी उसमें कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो पड़े तो आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो देख लें। थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिएगा तो जल्दी ही रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें। अपना सुझाव अवश्य दीजिए। हम नए हैं, हमारा प्रयास नया है, इसलिए अपना सुझाव दीजिए। हम उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे और हमारा हौसला बढ़ाइए। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, हम मोटिवेट होते हैं और अच्छा करने के लिए। जैसा कि आप लोग अपना प्यार बनाए हुए हैं इसलिए हम लोग ये सीरीज शुरू किए हैं। फिर प्रैक्टिस सीरीज भी शुरू करेंगे, इसमें हम कई हजार क्वेश्चन कर डालेंगे और क्वेश्चन तो आएगा यहीं से ही। तो अपना प्यार बनाए रखिए और सभी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, तहे दिल से धन्यवाद।